गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7 जुलाई का करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे जीएस पेपर 1 से रिलेटेड। मॉस्को में भारत उत्सव सेलिब्रेशन चल रहा है। ये 9 डेज का जो है वो एक महोत्सव है। वहां पे इंडिया के कल्चर और हेरिटेज से रिलेटेड चीजों को डांस परफॉर्मेंस और सॉन्ग्स के थ्रू जो है वो दिखाया जाएगा। और वहां पे इंडिया के एम्बेसडर हैं विनय कुमार, और बाकी जो फंक्शनरीज हैं वो उसे अटेंड करेंगे। और ये जो स्क्वायर है, मनेस नाया स्क्वायर, ये काफी इम्पोर्टेंट है वहाँ का स्क्वायर। और वहाँ पे ये जाना जाता है पब्लिक गैदरिंग्स के लिए और सेलिब्रेशंस के लिए। इसका काफी पुराना इतिहास है। और भारत उत्सव जो है ये इस फेस्टिवल में इंडिया के पूरा इंडिया का जो कल्चर है उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे और उन्हें बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, दलाई लामा का जो 90th बर्थडे सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। और ये जो है वो सुगलांगखांग में चल रहा है। इनका 90वां जन्मदिन मनाने का उत्सव। और इसमें जो है वो बहुत सारे जो है वो तिब्बत बुद्धिस्ट को मांगने वाले लोग जो है वो आए हुए हैं इन सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए। स्टूडेंट्स हैं, डांसर, सिंगर्स हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया से पॉलिटिकल लीडर्स भी आए हुए हैं। और और भी जो नामी गिरामी लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इन्होंने दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, इन्होंने लोगों को अपना ग्रेटिट्यूड शो किया। और उन्होंने कहा कि इनकी वजह से वो काफी इतने समय से जो है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि चाहेंगे कि अगले आगे आने वाले 30-40 और सालों तक जो है वो लोगों की सेवा करें। और जो करंट के दलाई लामा है, ये 14वें नंबर के दलाई लामा है, और इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1935 में। और तब चाइना ने तिब्बत पे जो है वो अटैक किया था और अपने में उसको एनेक्स कर लिया था। और तब से जो है वो ये इन्होंने आके फिर इंडिया में रेफ्यूज लिया, शरणागति के तौर पे ये आए थे, और इंडिया की सरकार ने इनको 1959 में अलाउ किया। तो ये अपने काफी सारे डिवोटीज के साथ इंडिया में आए और तब से ये यहाँ पे रह रहे हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति के लिए, और ये एक बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर है जो कि पीस और नॉन वायलेंस को के लिए जो है वो जाने जाते हैं। और इन लोग में ये भी नेक्स्ट दलाई लामा कौन बनेगा, इसको लेके इन्होंने क्लियर किया है कि गादेन फोद्रंग फाउंडेशन है ट्रस्ट, यही डिसाइड करेगा कि अगला दलाई लामा कौन बनेगा। दलाई लामा जो चुनने की प्रक्रिया है वो तिब्बत बुद्धिज्म में थोड़ी अलग है, और चाइना का मानना है कि अब जो नेक्स्ट दलाई लामा बनेगा वो उसको अपने पॉलिसीज को फॉलो करते हुए जो है वो बनाएंगे। तो इसको लेके इनके बीच में थोड़ा सा विवाद जो है वो चलता रहता है। फिर एक्टर और यूनियन मिनिस्टर हैं सुरेश गोपी, उनको समन जारी किया गया है। क्योंकि उनके पास एक पेंडेंट है और उसमें उनको देखा गया है कि वो एक लेपर्ड का टूथ जो है, दांत, तेंदुए का दांत, वो जो है वो उसको पहने हुए हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है, ये कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास इस तरह की कोई भी चीजें हैं, उसको बताना होगा लिखित में, गवर्नमेंट के को बताना होगा कि हमारे पास ये चीजें हैं, उसका कस्टडी है। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसकी उस सिचुएशन में उसको जो है वो सजा भी हो सकती है। क्योंकि इंडिया में जो है वो जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका जो उनको मारना जो है वो बैन है कंप्लीटली। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट था 1972 का, इसमें इसके शेड्यूल 1 में ऐसी लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी है, और हाईली जो है वो जो प्रोटेक्टेड है। तो इनका किसी भी प्रकार का हंटिंग करना जो है वो प्रोहिबिटेड है, और इसके लिए जो है वो बहुत सारी पेनल्टीज लगती हैं। तो इनके अगेंस्ट भी जो है वो अभी समन जारी हुआ है। और ये और भी कारणों से न्यूज में है क्योंकि इनकी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और उस मूवी के नाम को लेके विवाद है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कहा है कि ये नाम को हटाइए, और इसको लेके कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है। कोर्ट ने अभी अपना जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन अभी कोर्ट ने इसको जो है वो 2 दिन पहले देखा है, और अब वो नेक्स्ट अपनी हियरिंग में डिसाइड करेंगे कि नाम को एज इट इज रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। क्योंकि जो जानकी जो नाम है वो देवी सीता का नाम है, तो उसी को लेके विवाद खड़ा हो गया है कि क्या जो भगवान का नाम है उसको यूज करके जो है वो आप मूवी में बना सकते हैं।
तो ये है इनका। और इसके साथ साथ ये तेंदुए के दांत को लेकर भी अभी न्यूज में है। फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में एक मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि नॉमिनी है, तो उन्होंने बोला है कि उनका इंटेंशन है एडमिनिस्ट्रेशन का कि लोग ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम इसको एंड कर देंगे। ये क्या होता है ये जान लेते हैं। ओपीटी प्रोग्राम ये अलाउ करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टू वर्क इन यूएस, मतलब ग्रेजुएशन जो बच्चे यूएस पढ़ने जाते हैं उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो वहां पे स्टूडेंट वीजा पे रह के जॉब कर सकते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन पाथवे है टू जॉब्स, वर्क वीजाज एंड ग्रीन कार्ड्स के लिए। तो इनका मानना है कि इसको लेके काफी समय से विवाद चल रहा है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आते हैं और उनको जो है वो स्टूडेंट वीजा में काम में मिल जाता है, तो उसकी वजह से जो यूएस के जो सिटीजन्स हैं, जो अमेरिकन वर्कर्स हैं, उनको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने ट्रम्प की जब से दूसरी सरकार आई है, तो तब से उन्होंने जो है वो बहुत सारे जो फॉरेन के लोग हैं जो इलीगली रह रहे थे उन्हें भी भेजा है, और उनकी पॉलिसीज हैं कि उनको अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है और अमेरिका को आगे लेके जाना है। तो इनका विवाद भी चला, उन्होंने रोक भी लगाई है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेके काफी नए नियम लगाए हैं, चेंजेस लाए हैं। तो ये प्रोग्राम है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर इलेक्शन कमीशन ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल स्टार्ट किया है, उसको लेके भी काफी विवाद हो रहा है। और जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि जो इलेक्टोरल रोल्स का जो रिवीजन चल रहा है वो काफी शॉर्ट टाइम में हो रहा है, बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर में बिहार में जो है वो चुनाव होने हैं। और इलेक्शन कमीशन ने का कहना है कि 2003 के पहले जो है वो इन जो रोल्स हैं उनका जो है वो उसके बाद से जो है वो चेकिंग वगैरह नहीं हुई है। तो नए सिरे से रोल इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो लोग मान लीजिए जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम हटाए जा सके, या जो लोग बाहर हैं और जो जिनका जन्म हुआ है या जिन्होंने 18 वर्ष की आयु अचीव कर ली है तो उनका फिर से रजिस्ट्रेशन हो सके, तो एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि हाँ कितने जो है वो वोटर्स हैं। तो इसको लेके विवाद है। और अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लें तो अंडर आर्टिकल 324 उसको पावर होती है सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन एंड इलेक्शन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि ये दोनों पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो है वो चुनाव करवाता है। और इसी में जो है वो आर्टिकल 326 ये कहता है कि जो हर एक व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है वो एंटाइटल्ड है रजिस्टर होने के लिए एज अ वोटर। और इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल्स अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। तो इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें जो है वो वोटर्स को दिखाना होगा, और उसी के बाद जो है वो इनको स्थान मिलेगा वोटिंग लिस्ट में। तो ये रिवीजन का काम चल रहा है, इसको लेके थोड़ा सा अभी मतभेद भी है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगर हम देख लें तो एलन मस्क ने लॉन्च किया है अमेरिका पार्टी। ये पहले जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के एलाई थे, और फिर बाद में इन लोगों के बीच में मतभेद हुआ है, तो अब इन्होंने बोला है कि एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। और इनका कहना है कि ये चैलेंज करेंगे, वन पार्टी सिस्टम को चैलेंज करेंगे। एलन मस्क की बात कर लें तो ये एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, ये फाउंडर चेयरमैन है, सीईओ है स्पेस एक्स के, और इसके अलावा टेस्ला के भी यही जो है वो मालिक हैं। फिर एक 14 मेंबर टीम इंजीनियर्स की वो अराइव हुई है यूके से तिरुवनंतपुरम। और ये जो टीम है ये रिपेयर का काम करेगी ब्रिटिश रॉयल नेवी F-35B फाइटर जेट का। और ये जो फाइटर जेट है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी 14 जून को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। फिर ये तब से वहीं पे खड़ा था, और अभी जो है वो टीम आई है फिर जो कि उसकी देख रेख का काम करेगी। F-35B एक वेरिएंट है F-35 लाइटनिंग 2। ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि जाना जाता है अपनी एडवांस स्टील कैपेबिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर फ्यूजन के लिए। और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्या है, ये एक क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द रॉयल नेवी है।
तो इसके देख रेख के काम के लिए जो है वो टीम, जो फिर यूएस के साथ जो है वो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं। तो अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई है। और यूएस चाहता है कि इंडिया जो है अपना एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन करे फॉर जीएम क्रॉप्स। और 9 जुलाई की डेडलाइन है कि इंडिया को उसके पहले जो है वो इनके साथ जो है वो टैरिफ से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं उसको देख लेनी होंगी। तो क्या इंडिया में जो है अब जीएम क्रॉप्स और आएंगे, क्योंकि इंडिया में अभी तक सिर्फ बीटी कॉटन को ही जो है वो अप्रूवल मिला है। और इसके अलावा जो बीटी ब्रिंजल है, जीएम मस्टर्ड है, ये जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं जिनमें की कुछ ऐसी स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनकी मदद से ऐसा क्रॉप डेवलप हो जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो और उसमें काफी जो है प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ावा मिल सके। तो इसको लेके इस तरह के क्रॉप्स जो है वो बनते हैं। और यूएस का एक जीएम क्रॉप्स का काफी बड़ा मार्केट है, तो वो चाहता है कि इंडिया अपने इस सेक्टर को ओपन करे उनके लिए। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी को उन्होंने बोला है कि रेड लाइन है, मतलब इसमें अभी किसी तरह का बातचीत नहीं होगा और या अलाउ नहीं किया जाएगा कि यूएस का जो जीएम क्रॉप्स है वो इंडिया में आए। अभी अगर इंडिया की बात करें तो बीटी कॉटन जो है वो एक ऐसी जीएम क्रॉप है जो कि इंडिया में कल्टीवेट जिसका कल्टीवेशन होता है। और ये कल्टीवेशन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे 2002 में स्टार्ट हुआ था। और अभी अगर हम देखें तो 90% से ज्यादा जो इंडिया का कॉटन एरिया है उसमें जो है वो जीएम क्रॉप जो है वो ग्रो हो रही है। जीएम क्रॉप्स को लेके थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं कि क्या ये सेफ है, एनवायरमेंट इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या आने वाले टाइम में, क्योंकि इनमें जेनेटिक वेरिएशन किया जाता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको लेके ये थोड़ा शुरू से ही विवाद में रहती है। तो जीएम क्रॉप्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि प्लांट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, द डीएनए ऑफ जिनके डीएनए को मॉडिफाई कर दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर। फिर सेबी ने जेन स्ट्रीट ग्रुप को बैन कर दिया है, क्योंकि वो मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे थे, तो उसको लेके इनको जो है वो बैन किया गया है। और इन पे काफी फाइन भी लगाया गया है। तो ये काफी न्यूज में है। और जेन स्ट्रीट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी ट्रेडिंग फर्म है जो कि यूटिलाइज करती है इट्स ओन कैपिटल फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू जनरेट डायरेक्ट प्रॉफिट। मतलब जो फ्यूचर और ऑप्शन का जो मार्केट होता है शेयर मार्केट में, उसमें ये ट्रेड करते हैं। तो इसमें माना जा रहा है कि इन्होंने मैनिपुलेट करके अपने फंड्स का जो है वो गलत तरीके से यूज करके बहुत सारा जो है वो पैसा अर्न किया है, और इसकी वजह से जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी लॉस उठाना पड़ा है। तो इसीलिए सेबी ने अब इनके मार्केट पे जो बैन कर दिया है। और इसके इन्होंने पाया है कि इन्होंने 4,843 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा का जो है वो अनलॉफुल गेन जो है वो अचीव किया है थ्रू अपनी अपनी मार्केट प्रैक्टिसेस के थ्रू। जेन स्ट्रीट जो है वो जाना जाता है फॉर इट्स क्वांटिटेटिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच टू ट्रेडिंग। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट टारगेट 2040 एंड कार्बन क्रेडिट्स। यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया है एन ईयू क्लाइमेट टारगेट फॉर 2040 दैट, जिसमें कि ये जो है वो डेवलपिंग कंट्री से जो कार्बन क्रेडिट है उसको खरीदेंगे। कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं? इनको ऑफसेट्स भी कहा जाता है, ये है। और ये ऐसे प्रोजेक्ट में फंडिंग होती है जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में जो है वो कमी आती है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना इमिशन टारगेट अचीव करने के लिए जो है वो कार्बन क्रेडिट्स जो है वो उसका यूज करती हैं। और काफी सारे स्कैंडल्स हो गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्रेडिट को लेके। तो अभी यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया है कि अ, तीन पर ये 3% तक जो है वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो है वो कार्बन क्रेडिट्स जो है वो खरीदेंगी अदर कंट्रीज से, ताकि जो इनका नेट एमिशन टारगेट है उसको वो अचीव कर सके। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इंडिया का। और इन्होंने बोला है कि 9 जुलाई से जो है ये अपनी 17 पॉइंट डिमांड को लेकर स्ट्राइक करेंगी। और इनका मानना है कि जो स्ट्राइक होगी इससे असम, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब, बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल, इसमें जो है वो इन एरियाज को काफी इफेक्ट होगा।
इनकी डिमांड्स हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके और बाकी जो एम्प्लॉयज की जो पेंशन स्कीम है उनको लेके इनकी डिमांड्स हैं। और इनका मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो इन सारे सेक्टर्स पे प्रॉपर अभी वर्क नहीं कर रही है, तो इसीलिए ये इन्होंने स्ट्राइक इन्हें करना है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने ग्रांट कर दिया है नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लाइसेंस प्रोवाइड किया है टू ऑपरेट टू इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 MV प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स एट काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। और जो के काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन का 3 रिएक्टर जो है उसको जो है अगस्त 2023 में ही जो है वो परमिशन मिल गया था। और अभी जो है उनको नया 700 MV प्रेशराइज्ड हैवी वाटर वाटर रिएक्टर्स बनाने के लिए परमिशन दे दिया गया है। फिर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, इन्होंने जो है वो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर अपना अपना फाइंडिंग्स बताई हैं कि उन्होंने कहा कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे जो अर्थक्वेक का रिस्क होता है। और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनका कहना है कि ये सही नहीं है। और ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे जो है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप डेवलपमेंट होगा। और इसके साथ ही जो है वो 450 मेगावाट एम्पेयर्स का जो है गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनेगा। जो अंडमान निकोबार का एरिया है, इसको जो है माना जाता है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है और साथ ही साथ जो है वो एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यहाँ पे इस तरह के डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए जो है वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डैमेज करेगा और उसका जो है वो सीवियर इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। लेकिन जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ग्रुप है उसने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो एक सिस्मिकली एक्टिव जोन में है और इसकी वजह से ये अर्थक्वेक और सुनामी को काफी प्रोन होता है। ये जो आइलैंड है ये सुंदा ट्रेंच के साइड है और ये एक मेजर सबडक्शन जोन होता है जहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे आती है, तो इसी वजह से यहाँ पे इनके टकराने से जो है वो अर्थक्वेक वगैरह का खतरा काफी रहता है। तो ऐसे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे क्या इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होनी चाहिए, इसको लेके अभी विवाद है। फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि सीरिया में लताकिया प्रोविंस है, वहाँ पे वाइल्ड फायर हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो जल चुके हैं। वाइल्ड फायर्स की बात कर लें तो ये हाल फिलहाल में काफी इनका नंबर बढ़ गया है और ये नेचुरल कॉसेस से भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइटनिंग है और या तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह वजह से भी ये हो जाते हैं। और जो जो आग होती है जंगलों में वो इतनी तेजी से फैलती है कि उस पे काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लताकिया प्रोविंस की बात करें तो ये सीरिया का प्रोविंस है और ये मेडिटेरियन कोस्ट के पास जो है वो लोकेटेड है। फिर ब्रिक्स समिट चल रही है रियो डी जेनेरियो में। वहां के समिट के दौरान जो है लीडर्स ने अडॉप्ट किया है डिक्लेरेशन जिसमें जो है वो पहलगांव हमले को लेके कंडेमनेशन किया गया है। और यहाँ पे सारी कंट्रीज के साथ बात चल रही है। तो इसमें बोला गया है कि टेररिज्म को जो है वो हर तरीके से कॉम्बैट करना है और किसी भी तरह की टेररिज्म फाइनेंसिंग और सेफ हेविंग्स को रोकना होगा। और इसमें मेंशन तो नहीं किया है पाकिस्तान का नाम, लेकिन पहलगाम हमले की बात जो है वो कही गई है। ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री जी ब्राजील गए हैं और उसके पहले उन्होंने और भी देशों की यात्राएं गए, जैसे कि वो घाना गए, त्रिनिदाद और टोबैगो गए, अर्जेंटीना गए। और वहां पे जो है वो बायलेटरल एग्रीमेंट्स हुए और आपसी जो बायलेटरल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, टाइज को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, वैक्सीन सेक्टर में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, फूड सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो बातें हुई हैं। साउथ कंट्रीज के साथ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और अर्जेंटीना की अगर बात कर लें तो अर्जेंटीना मिनरल्स के लिए काफी रिच है। तो ये ग्लोबल साउथ का अप्रोच लेके इंडिया भी चल रहा है कि इन कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट हो ताकि आगे आने वाले टाइम में जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइना पे और बाकी कंट्रीज पे उसे कम किया जा सके।